हेलो बच्चों, आज हम जेई मेन 2022 ऑनलाइन फेज 2 के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 29 जुलाई इवनिंग शिफ्ट के पेपर को सॉल्व कर लिया है और आज हम सॉल्व करेंगे 29 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि और आप लोग भी जानते हैं कि 30 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में, जिसमें से 20 क्वेश्चन हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हमें करना होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी टोटल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए हमसे बोला गया है कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन द सरफेस टेंशन एस इफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो एंड रेडियस ऑफ ड्रॉप इज आर, देन टाइम पीरियड टी दिया गया हमें k इंटू अंडर रूट ऑफ रो आर क्यूब इंटू एस की पावर 3/2 इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, हमें स्टेटमेंट असर्शन ए में हमें ये ऐसा बोला गया है कि डायमेंशनली करेक्ट है, जहां पर रो हमारा क्या है, डेंसिटी है, आर हमारा रेडियस है और एस हमारा सरफेस टेंशन है। वेयर के इज द डायमेंशनलेस, के हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो हमें क्या करना है, हमें टाइम पीरियड का इसका डायमेंशन निकालना, इसका डायमेंशन दोनों को राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए और डायमेंशनली करेक्ट होगा, दोनों का डायमेंशन जब सेम होगा तब। ठीक है, देखते हैं इसको आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का डायमेंशन टी हो जाएगा। के का डायमेंशन क्या हो जाएगा, के का डायमेंशन कुछ नहीं होगा, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0। ठीक है, तो के को खत्म कर देते हैं हम, के का डायमेंशन 0 हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है ना। अब हमें डायमेंशन निकालना है किसका, हमें डायमेंशन निकालना है रो आर टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई एस टू द पावर 3/2 का पावर हाफ, इसका डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें रो का डायमेंशन पता होना चाहिए। रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एम इंटू एल की पावर -3, ये होता है। आर, आर इज द रेडियस, रेडियस का मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। एस, एस इज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि फोर्स में लेंथ से डिवाइड कर देंगे, यानी एम एल की पावर टी की पावर -2 होता है, एम एल की पावर 1 टी की पावर -2 होता है फोर्स का डायमेंशन। तो एस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन का एल से डिवाइड कर देंगे तो एल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एम इंटू टी की पावर -2। ये हमें तीनों का डायमेंशन पता है। अब हमें किसका डायमेंशन निकालना है, हमें इस क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है। तो निकालते हैं हम रो। यहां पर मैं क्या करूंगा ना, दिया हमें ये गया है कि रो इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई एस की पावर 3/2 का पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। इसका डायमेंशन हमें निकालना है, तो हम रखते हैं बारी बारी से। रो का डायमेंशन क्या रख देंगे हम, एम इंटू एल की पावर -3, आर का डायमेंशन एल, तो एल का क्यूब डिवाइडेड बाई एस, एस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम इंटू टी की पावर -2 और इसका पावर कितना है 3/2 और इसका होल पावर हाफ है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक m है और यहाँ पर m की पावर 3/2 है। m की पावर 3/2 ऊपर जाएगा तो m की पावर -3/2 हो जाएगा, तो m की पावर 1 -3/2 क्या हो जाएगा, m की पावर -हाफ, m की पावर -हाफ। फिर हम l को देखते हैं, यहाँ पर l है, यहाँ पर l है, l की पावर 3, l की पावर -3, l की पावर 0 यानी 1 हो गया। ठीक है, यहाँ l है नहीं तो l की पावर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर t को देखते हैं हम, t सिर्फ नीचे दिया हुआ है, t की पावर -2 है और उसका पावर 3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर -3 हो जाएगा। तो ये हो गया t की पावर -3 और इसका पावर क्या है, हाफ है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हाफ को अंदर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा m की पावर -हाफ का पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा -1/4, l की पावर 0 हो चुका है और t की पावर -3/2। तो हमारी ये वाली जो क्वांटिटी थी रो इंटू आर क्यूब अंडर रूट ऑफ आर क्यूब, रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई एस की पावर 3/2, इसका डायमेंशन निकल करके आया है इतना। लेकिन इसका डायमेंशन कितने के बराबर होना चाहिए था, इसका डायमेंशन टी के बराबर होना चाहिए, जो कि टी आता। तो ये डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड के बराबर नहीं है, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है ना, तो ये जो फॉर्मूला लिखा गया है वो क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमसे ये बोला गया था कि t इंटू के इंटू टी इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट ऑफ रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई एच की पावर 3/2 इज डायमेंशनली करेक्ट। क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट बोला गया और डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो ये असर्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी गेट आरएचएस हैविंग डिफरेंट डायमेंशन देन दैट ऑफ टाइम पीरियड।
तो हमने जब हमने क्या करा यहाँ पर, डायमेंशनल एनालिसिस ही तो करा ना। ये क्या हमने, ये जो भी प्रोसीजर करा हमने, ये कौन सा प्रोसीजर है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस करके देखा कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, तो यानी कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। और यही हमें रीजन में बोला गया है कि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी गेट आरएचएस हैविंग डिफरेंट डायमेंशन देन दैट ऑफ टाइम पीरियड। तो रीजन हमारा आर बिल्कुल सही है असर्शन ए के गलत होने का। तो हम देखते हैं ऑप्शन में है, ऑप्शन ये तो रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी रॉन्ग होगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी असर्शन हमारा फॉल्स है लेकिन रीजन हमारा ट्रू है। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि बॉल इज थ्रोन up vertically with a certain velocity so that it reaches a maximum height h. Find the ratio of times in which it is at height h by 3 while going up and coming down respectively. दरअसल हमसे क्वेश्चन ये करा गया है कि हम एक बॉल को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, वर्टिकली ऊपर की तरफ कुछ सर्टेन वेलोसिटी से। वो वेलोसिटी में दी नहीं गई है तो हम यू कंसीडर कर लेते हैं, यू वेलोसिटी से हमने बॉल को ऊपर फेंका और हमसे ये बोला जा रहा है कि ये मैक्सिमम एच हाइट अटेंड कर रहा है। ये मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड कर रहा है, एच हाइट अटेंड कर रहा है। तो हम जानते हैं कि बॉल को जब भी हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर भी जाता है और फिर वो नीचे भी आता है। तो एक ही हाइट पर वो 2 बार लाई करता है, मतलब वो बॉल एक ही हाइट पर दो बार लाई करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं h/3 हाइट के बारे में बोल रहा हूं कि h/3 हाइट पर टाइम कितना होगा, तो h/3 पर एक बार जाते समय होगा और h/3 पर एक बार आते समय होगा। तो 2 बार वो क्या कर रहा है कि मतलब 2 टाइम पर h/3 हाइट पर बॉल हमारा देखने को मिल रहा है और उन्हीं दोनों टाइम का रेशियो पूछा गया है। मतलब इनिशियली बॉल को यहां से फेंका गया, यहां से यहां जाने में टाइम अगर हम t1 कंसीडर कर लेते हैं और फिर बॉल को यहां से ये गया और फिर यहां पर फिर h/3 हाइट पर जब ग्राउंड से h/3 हाइट पर आएगा तो इस टाइम को हम t2 कंसीडर कर लेते हैं। तो यही t1 और t2 के बारे में हमसे पूछा गया है कि t1 और t2 उसमें क्या रिलेशन, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम इन विच इट इज एट हाइट h/3। तो हमें t1 और t2 का रेशियो पूछा गया है। दरअसल हमें क्या पूछा गया है, t1 बाई t2 ही पूछा गया है और हमें यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा हमारा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे ना, हमें इनिशियल वेलोसिटी u तो नहीं दिया गया लेकिन हमें मैक्सिमम हाइट h दे दिया गया है। मतलब मैक्सिमम हाइट h अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम हाइट दे दिया गया। तो चूंकि हम मोशन अंडर ग्रेविटी से एक फॉर्मूला निकाले थे h मैक्स का, h मैक्स इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, u² डिवाइडेड बाई 2g। तो यहां से हम u निकाल सकते हैं, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2g और h मैक्स इज इक्वल टू कितना दिया गया है, h मैक्स इज इक्वल टू h दिया गया है। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू अंडर रूट 2g h। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें टाइम पीरियड, हमें h/3 हमें डिस्टेंस दी गई है और हमें टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टाइम और डिस्टेंस और इनिशियल वेलोसिटी के बारे में हमें पता है। तो कौन सा ऐसा रिलेशन है वेलोसिटी का जिसमें टाइम, इनिशियल वेलोसिटी और हाइट आ जाता है, दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में जो क्वांटिटी आएगी उसको हम नेगेटिव में ले लेंगे। तो एस मतलब क्या है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट जहां पर इनिशियल पोजीशन से पार्टिकल हमारा पहुंचा हुआ है, दैट इज इक्वल टू h/3 और ऊपर के डायरेक्शन में है तो हम उसको पॉजिटिव पुट करेंगे, h/3 इज इक्वल टू u हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, u भी हमारा ऊपर के डायरेक्शन में है, इसको भी हम पॉजिटिव में रखेंगे। तो अंडर रूट ऑफ 2g इंटू h इंटू t प्लस हाफ और a क्या है हमारा, नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है तो यहाँ पर माइनस जी के साथ पुट करेंगे इंटू t²। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं h/3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh इंटू टी और फिर माइनस प्लस माइनस हाफ g इंटू t²। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, किसमें, टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं, 2 सोल्यूशन होते हैं। तो यही t1 और t2 हमें देगा। जो t1 होगा, जो छोटा होगा वो t1 हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो t2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो 2 सोल्यूशन मिलने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, मतलब फैक्टर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इक्वेशन मतलब जो हमें फॉर्मूला दिया गया श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता है वहां पर हम डायरेक्टली पुट करके 2 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम पीरियड का। ठीक है, और छोटे वाले को हम t1 मान लेंगे और बड़े वाले टाइम को हम t2 मान लेंगे। तो हमें t1 और t2 का रेशियो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको मैं कर लेता हूं। तो इस दोनों टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आऊंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं हाफ जी t² और ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2g इंटू h इंटू t प्लस
h/3 दैट इज इक्वल टू 0। तो a की जगह पे हाफ g हो चुका है और b की जगह पे माइनस अंडर रूट ऑफ 2gh हो चुका है और c की जगह पे h/3 हो चुका है। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर ये x में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो t में ही मान लेते हैं, तो t की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये होता था फॉर्मूला हमारा। b की जगह पे क्या है, माइनस का माइनस और माइनस अंडर रूट ऑफ 2gh है b की जगह पे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी कितना है 2gh, मतलब माइनस अंडर रूट ऑफ 2gh है, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और फिर 2gh का अंडर रूट में है तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2gh। ठीक है, माइनस 4ac, माइनस का 4 a की जगह पे क्या है हाफ g इंटू ac, क्या दिया हुआ ac तो c इज इक्वल टू क्या है h/3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, यानी कि 2 इंटू हाफ इंटू g। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 2g इंटू एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/3gh हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा 2/3gh, तो 2 माइनस 2/3gh यानी 4/3gh, अंडर रूट ऑफ 4/3 इंटू gh ये मिलने वाला है हमें। फिर इसको जब हम नीचे से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, g मिल जाएगा हमें। फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2gh प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4/3gh डिवाइडेड बाई g। अब यहां पर ना ये हमें t की वैल्यू मिली, t की वैल्यू, अब यहां पर प्लस माइनस का मतलब क्या है, दो वैल्यू मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर दो वैल्यू मिलनी चाहिए, दो वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक t1 होगी एक t2 होगी। तो माइनस वाले को लेंगे तो हमारी वैल्यू कम आएगी तो वो t1 हो जाएगी, और प्लस वाले को लेंगे तो हमारी वैल्यू ज्यादा आएगी वो t2 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ t1 और t2 का रेशियो फाइंड आउट करना था, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ t1 डिवाइडेड बाई t2 इज इक्वल टू, मैं एक बार माइनस साइन के साथ ले रहा हूँ तो 2gh, मैं क्या करता हूँ अंडर रूट ऑफ gh को मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ। ठीक है, अंडर रूट ऑफ gh को मैं कांस्टेंट ले लेता हूं, तो यहां से क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 2 और फिर माइनस ये बाहर 2 बचेगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3, यहां से 4/3 अंडर रूट में जो है तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, और मैंने क्या करा ना अंडर रूट ऑफ gh कॉमन ले लिया, अंडर रूट ऑफ gh कॉमन ले लिया डिवाइडेड बाई g। ये मैंने t1 की वैल्यू लिखी, अब मैं t2 की वैल्यू लिख रहा हूं, तो t2 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस ले लूंगा अब, तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू अंडर रूट ऑफ gh डिवाइडेड बाई g। g से g कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट ऑफ gh से अंडर रूट ऑफ gh कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू, अब अंडर रूट 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 और फिर अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख दूं तो अंडर रूट 2 मैं कॉमन ले लूंगा, तो यहां से निकलेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, यहां से भी कॉमन आएगा तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट होता है और हमारा आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो हम देख पा रहे हैं कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स जिसको आती होगी अच्छी वो भी सॉल्व कर लेगा, आसान है, टिपिकल नहीं, इसको हम बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स में भी ले सकते हैं। तो दिया गया हमें, क्या दिया गया है, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 और हमें क्या पूछा गया है dx बाई dt एट t इज इक्वल टू 4। तो इसको हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए या तो x की वैल्यू t में फाइंड आउट कर लीजिए। तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, 4 को इधर लेके आऊंगा मैं, तो t माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। अब मैं दोनों को क्या कर दूंगा डिफरेंशिएट कर दूंगा, या दोनों को डिफरेंस, इसको भी अब और भी आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको अंडर रूट को हटा सकते हैं, यहाँ से अंडर रूट को जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से में क्या मिलेगा x इज इक्वल टू t माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस 4। ठीक है, और dx बाई डी टी कब पूछा गया हमें, t इज इक्वल टू 4 पर पूछा गया है, तो t इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे हम, 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें dx बाई डी टी टी इज इक्वल टू 4 क्या मिल गया हमें 0, यानी आंसर क्या हो गया इसका 0। तो 0 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ए स्मूथ सर्कुलर ग्रूव हैज ए स्मूथ वर्टिकल वॉल एज शोन इन फिगर। ठीक है, a block of mass m moves against the wall with a speed v. Which of the following curve represent the correct relation between the normal reaction on the block by the wall n and the speed of the block v? हमसे ये बोला जा रहा है कि एक हमारा सर्कुलर कर्व है, ठीक है ना, ये वॉल बनाया गया है, इस वॉल में एक ब्लॉक है जो क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसके मूव करने की वजह से क्या होगा कि बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा। इसके मूव करने की वजह से क्या होगा, ये हमारा सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में किसी वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो बाहर की तरफ उसके रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है। अगर इसका सेंटर यहाँ पर होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंटर से जाते हुए बाहर की तरफ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम जानते हैं, अगर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv² डिवाइडेड बाई r होता है। इसकी रेडियस तो कांस्टेंट रहने वाली है, मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, ये जो हमारा वॉल है, यही वॉल क्या कर रहा है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, जो कि इस डायरेक्शन में मोशन को रोकने के लिए, ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन में मोशन को रोकने के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। हमने जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, ये हमारा सरफेस जो है बॉडी पर, उसको हम n कंसीडर कर लेते हैं, तो f इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी, और एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये दोनों कांस्टेंट चीजें हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि जो हमारा n वर्सेस v का जो ग्राफ होगा वो एक पैराबोला होगा। क्या होगा, पैराबोला। और पैराबोला कैसे, पैराबोला इन इन मैनर ऑफ इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है एन वर्सेस वी का, यही ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का ग्राफ हो जाएगा, एन इज इक्वल टू। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं थी, आसान था ये। ठीक है, अगर आप लोगों को ग्राफ आता है और दूसरी चीज की मैकेनिक्स के रिलेशंस बनाने आते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, a ball is projected with kinetic energy E at an angle 60 degree to the horizontal. The kinetic energy of the ball at the highest position of its flight will become। ठीक है, हमसे ये बोला जा रहा है कि एक बॉल है जिसको 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री पर इसको फेंका जा रहा है। हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी u रही होगी। ठीक है, तो u रही होगी, तो इसके लिए बोला गया है कि जब इसको फेंका जा रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी E है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम यू स्क्वायर। हम मान लेते हैं कि जो जिस बॉल को फेंका जा रहा है उस बॉल का मास m है। ठीक है, तो इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर। अब ये बोला जा रहा है कि जब ये अपने हाईएस्ट पोजीशन पर होगा, तो जानते हैं कि जब भी किसी भी बॉल को हम इंक्लाइंड सरफेस मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस से किसी इंक्लिनेशन के साथ किसी बॉडी को फेंकते हैं तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, और प्रोजेक्टाइल मोशन करते समय ये अपने हाईएस्ट पोजीशन पर यहाँ पर होता है, मतलब ये हमारा हाईएस्ट पोजीशन है। और हाईएस्ट पोजीशन पर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो जीरो हो जाता है, सिर्फ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बचता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी पार्टिकल को ऊपर किसी एंगल पर फेंकते हैं तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, u cos थीटा, यानी u cos 60 डिग्री, और ये कितना होता है, u sin 60 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमेशा नीचे की तरफ वर्क करता है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई सा भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या कोई सा भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता है, इसलिए हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, और वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने की वजह से लगातार क्या हो रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है। उसके डिक्रीज करने की वजह से एक समय ऐसा आता है कि जहां पर वर्टिकल वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाती है, यहाँ पर हमारी हाईएस्ट पोजीशन पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और सिर्फ बच क्या जाता है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच जाती है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है, u cos थीटा होता है, जहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया है। तो हमारी सिर्फ इस हाईएस्ट पोजीशन पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, और वो कितनी होगी, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, तो ये हो जाएगा u/2। तो सिर्फ इसकी वेलोसिटी कितनी है, u/2। तो उस टाइम पे हमारी एनर्जी कितनी हो जाएगी, E डैश में कंसिडर कर लेता हूँ, तो उस समय हमारी काइनेटिक एनर्जी E डैश दैट इज इक्वल टू हाफ एम u/2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और हाफ एम यू स्क्वायर किसके बराबर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर, दैट इज इक्वल टू ई, ये हो जाएगा E/4। तो हमसे क्या पूछा गया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट विल बिकम, तो क्या हो जाएगा E/4।
यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम हैव पोजीशन वेक्टर्स। दो बॉडीज हैं जिसका एक का मास 1 किलोग्राम दिया गया है, दूसरे का मास 3 किलोग्राम दिया गया है, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स दिए गए रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हमसे ये कहा जा रहा है कि इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब किसका, सेंटर ऑफ मास, इन दोनों बॉडीज की सेंटर ऑफ मास। जैसे कि हमसे क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूँ, ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है हमारा, मतलब ये हमारा स्पेस हो गया। स्पेस में हमारे पास दो मास दिए गए, एक मास है m1, दूसरा मास है m2। मास m1 हमारा 1 किलोग्राम, मास m2 हमारा 3 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम मास की पोजीशन वेक्टर दी गई है, दैट इज इक्वल टू r1 वेक्टर मैं कंसिडर कर लेता हूँ, दरअसल ये हमारा r1 वेक्टर है। ठीक है, और ये जो दूसरा हमारा, उसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ, इसकी पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगा, यहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और वही सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड होगा, और वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वाली लेंथ होगी। तो इस लेंथ के बराबर दूसरा एक वेक्टर दिया गया है। अब इन चार वेक्टर में से हमें चूज करना है कि कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड, इसके सेंटर ऑफ मास के मैग्नीट्यूड के बराबर। समझ में आ रही है बात? सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और उस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा इन चार वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब आपको इनमें से चारों में से देखना है कि कौन सा ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेंटर ऑफ मास के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। ये रहा क्वेश्चन हमारा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, m1 इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 वेक्टर प्लस m2 इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ m2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये होता है ना। m1 कितना है, 1 किलोग्राम, और उसका सेंटर ऑफ मास कितना दिया गया, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, प्लस m2 कितना है, 3 है, और इसका सेंटर ऑफ मास कितना दिया गया, माइनस का 3i कैप, सॉरी सेंटर ऑफ मास नहीं, पोजीशन वेक्टर, माइनस का 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4। तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 1 i कैप और यहाँ से 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 i कैप माइनस 9 और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस का 8 i कैप। यहाँ से हमें मिलेगा 2j कैप और यहाँ से मिलेगा माइनस का 6j कैप, यानी कि माइनस का 4k कैप बचने 4j कैप बचने वाला है। यहाँ से k कैप और 3k कैप दैट इज इक्वल टू 4k कैप डिवाइडेड बाई, ये 1 प्लस 4 नहीं है, 1 प्लस 3 है। ठीक है ना, ये 3 किलोग्राम 1 किलोग्राम दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3। तो 1 प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 हमारा 4 हो जाएगा। तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2i कैप माइनस का j कैप प्लस k कैप। तो हमें ये वेक्टर मिल गया, कौन सा वेक्टर है ये, RCOM, माइनस का 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है इन दोनों मास का। ठीक है, अब बोला गया है कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड इन चार वेक्टर में से किसी एक मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो RCOM का मैग्नीट्यूड मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन छह का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। पहले वाले का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ मैं, पहले वाले का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6। पहले वाले वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड सेंटर ऑफ मास के मैग्नीट्यूड से मैच कर गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो इसका भी मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 14, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से मैच नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। वैसे इसका भी चेक कर सकते हैं, इसका भी चेक कर सकते हैं। वैसे पहला ऑप्शन मैच कर गया तो हमें तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। क्लोथ्स, असर्शन ये बोला गया है, क्लोथ्स कंटेनिंग ऑयल आर ग्रीस स्टैंड्स कैन नॉट बी क्लीन बाई वाटर वॉश। ठीक है, क्लोथ्स कंटेनिंग ऑयल आर ग्रीस स्टैंड्स कैन नॉट बी क्लीन बाई वाटर वॉश। मतलब अगर हमारे पास कोई क्लॉथ है और उस क्लॉथ में क्या लगा हुआ है, ग्रीस या ऑयल लगा हुआ है, तो अगर हम इसको वाटर से साफ करने की कोशिश करते हैं तो ये जल्दी साफ नहीं होता है, जैसा कि हम रियल एग्जांपल में जानते भी हैं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। ठीक है,
कि हम किसी कपड़े में वाटर ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं, तो उसको जब हम पानी से धुलने के लिए जाते हैं तो वो जल्दी साफ नहीं होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है और भी बहुत सारे डिटर्जेंट और भी तरह तरह के केमिकल का यूज़ करना पड़ता है उसको साफ करने के लिए, ठीक है ना, उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये हम रियल लाइफ में भी देखते हैं। हमें इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न दरअसल क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में कि कॉन्टैक्ट एंगल, क्या पढ़ा होगा, कॉन्टैक्ट एंगल। तो कॉन्टैक्ट एंगल, इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारा वाटर होता है और जो हमारे ऑयल या ग्रीस होता है, इन दोनों मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ ना कांटेक्ट में जल्दी नहीं आते हैं। कांटेक्ट में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि इनका कांटेक्ट एंगल जो होता है ना वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, सॉरी 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 180 डिग्री से कम होता है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल, इनके बीच में जो कांटेक्ट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होने की वजह से इनके बीच में जो ससंजक बल, सॉरी ससंजक बल हिंदी में और इंग्लिश में इसे अट्रैक्शन फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है इन दोनों के बीच में वो बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए वाटर ना इनकी सरफेस पर अच्छे से क्या होता है ना कांटेक्ट में नहीं आ पाता। तो वाटर किसी भी क्लोथ्स को साफ करने के लिए क्या करता है ना, तो उनके क्लोथ्स के हर पार्ट पर कांटेक्ट में आ जाता है। कांटेक्ट में आने के बाद जो भी हम मतलब डिटर्जेंट के साथ केमिकल जो मिला रहता है हमारा, उस केमिकल को जो हमारा डस्ट होता है उनके साथ मिल करके उसको बाहर निकाल लेता है। तो कांटेक्ट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, कभी भी वाटर को किसी भी चीज को क्लीन करने के लिए कांटेक्ट में आना जरूरी है। जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्लीन ही नहीं होगा। तो यही रीजन है कि ये ग्रीस और ऑयल के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है। क्यों कांटेक्ट में नहीं आता है, क्योंकि इसका जो कांटेक्ट एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। और 90 डिग्री से कम एंगल जो होते हैं ना वो वाटर के साथ जल्दी कांटेक्ट में आ जाते हैं। जो 0 डिग्री एंगल होता है वाटर के साथ, जो 0 डिग्री एंगल होता है मतलब वो बिल्कुल ही कांटेक्ट में आ जाता है वाटर के साथ। तो रीजन आर हमें दिया गया है कि बिकॉज द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ऑयल एंड ग्रीस एंड वाटर इज ऑब्ट्यूज। बिल्कुल यही रीजन है हमारा। इसीलिए जो हमारा ऑयल या ग्रीस कंटेनिंग जो क्लोथ्स होते हैं वो वाटर से जल्दी क्लीन नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो असर्शन ए भी सही है और रीजन आर भी सही है, यानी हम कह सकते हैं कि both A and R are true and R is the correct explanation of A, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। If the length of a wire is made double, length of a wire is made double and radius is half of its respective values, then the Young's modulus of material of the wire will be। हम मुझे लगता है ये चीज कि ये पूरे मतलब ये जो हमारा जेई मेन का जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इस जेई मेन का ये मतलब सबसे आसान क्वेश्चन होगा, सबसे आसान क्वेश्चन होगा। क्यों, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम जब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ते हैं तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो जब मटेरियल ही हमारा चेंज नहीं हो रहा है, मटेरियल हमारा सेम है, उसकी डायमेंशन चेंज हो रही है, ठीक है, मटेरियल हमारा सेम है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी नहीं चेंज होने वाला है। ये तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहने वाला है, सेम रहने वाला है। उसकी डायमेंशन में तुम कितना भी चेंज कर लो, लेकिन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिर्फ उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये रिमेन्स सेम, ये ऑप्शन मतलब रिमेन सेम वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन ऐसा मतलब मुझे प्रतीत होता है कि है इस पूरे पेपर का। क्वेश्चन नंबर 9, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L suspended from the roof of a vehicle which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha is given by। दरअसल क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास एक इंक्लिनेशन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है और वो अल्फ़ा एंगल सबटेंड कर रहा है, और हमें दिया गया है एक कंटेनर मतलब व्हीकल है कोई, ठीक है। तो ये हमारा व्हीकल है और इस व्हीकल में इसके रूफ से एक पेंडुलम क्या करा गया है, बांधा गया है, और ये इसका बॉब है। तो ये पेंडुलम जब ऐसे वैसे बांधा गया, इसको हम क्या कर रहे हैं ना, अब इसको हम फ्रीली छोड़ रहे हैं। तो फ्रीली छोड़ रहे हैं ना, तो हमसे ये बोला गया है कि ये इसके बीच में कोई सा भी फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है। जो इंक्लिनेशन प्लेन है और व्हीकल है, इसके बीच में कोई फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा। तो म्यू इज इक्वल टू हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो कोई फ्रिक्शन वर्क नहीं करने की वजह से क्या होगा कि अगर व्हीकल की हम बात करें तो व्हीकल पर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, दैट इज इक्वल टू जी। तो इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से क्या आएगा, ये व्हीकल नीचे की तरफ मूव करने लगेगा और इसको कौन सा कंपोनेंट मूव कराएगा ग्रेविटेशन का, अगर ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा।
तो ये एंगल हमारा हो जाएगा अल्फा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा दैट इज इक्वल टू जी कॉस अल्फा, और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा दैट इज इक्वल टू जी इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब जी इंटू साइन अल्फा। अब आ जाते हैं हम इस बॉब की फ्री बॉडी डायग्राम पे, बॉब की फ्री बॉडी डायग्राम पे हम आ जाते हैं। तो अब इस जो हमारा व्हीकल है उस पर क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है, जिसकी वजह से ये इतने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उस पर एक सूडो फोर्स वर्क करता है जो कि उस कंटेनर या उस व्हीकल की एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में उतनी मैग्नीट्यूड के बराबर एक एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होता है। तो ये एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में वर्क करेगा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और वो कितने के बराबर होगा, जी इंटू साइन अल्फा के बराबर होगा। दूसरा एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, दूसरा एक्सेलरेशन हमारा इधर की तरफ है दैट इज इक्वल टू जी। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये नीचे के डायरेक्शन में इतना एक्सेलरेशन आ रहा है और ऊपर के डायरेक्शन में इतना एक्सेलरेशन आ रहा है। अब क्या होगा ना कि इस जो हमारा बॉब है इस बॉब पर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगा ना, इसके एक्सेलरेशन को कुछ कम कर देगा। और कितना कम करेगा, ये एक्सेलरेशन कितना कम करेगा, जी माइनस जी साइन अल्फा। जब हम करेंगे देखना ध्यान से कि जी माइनस जी साइन अल्फा, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, जी कॉस अल्फा के बराबर ही तो आ जाएगा ना, क्योंकि हमने इसके ही तो दो कंपोनेंट करे हैं। तो जी कॉस अल्फा के बराबर आ जाएगा और उसकी डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। तो जो हमारा बॉब है ना, उस बॉब की जो फाइनल डायरेक्शन होगी, फाइनल जो डायरेक्शन होगी वो स्टैटिक रहने की जो फाइनल डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो इस कंपोनेंट, क्योंकि इधर की तरफ ही वाला ही सिर्फ कंपोनेंट बचेगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस पर सिर्फ एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, जी कॉस अल्फा का एक्सेलरेशन लग रहा है, और वो भी किस डायरेक्शन में, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर हमारा प्लेन ऐसे होगा तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाला एक्सेलरेशन ऐसे वर्क कर रहा है इस बॉब पे। तो हमारा जो फाइनली बॉब है ना व्हीकल के अंदर वो ऐसे हो जाएगा, यानी कि इस पर अब जी इफेक्टिव कितना लग रहा है, जी इंटू कॉस अल्फा लग रहा है। अब पूछा जा रहा है कि इसका टाइम पीरियड बताओ। अगर इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, डिस्प्लेस करने के बाद ये क्या करने लगेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा, ऑसिलेशन करने लगेगा। तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कोई सा भी पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, उसके लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपन जी इफेक्टिव। यही फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था ना, और जी इफेक्टिव की जगह पे क्या आ चुका है, जी कॉस अल्फा आ चुका है। तो टाइम पीरियड हमारा इस बॉब का इस पेंडुलम का क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ में एल दिया गया है, एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी कॉस अल्फा। तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो चुका है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपान जी कॉस अल्फा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है हमारा, फर्स्ट ए ऑप्शन जो दिया गया है 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपान जी कॉस अल्फा, दैट इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड विथ चार्ज डेंसिटी वेरिंग एज, मतलब एक स्फेरिकल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें जो चार्ज है ना, वो चार्ज ना उसका चार्ज डेंसिटी दिया गया और चार्ज डेंसिटी हमारी वेरी कर रही है, और वेरिएशन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे वेरी कर रही है। आर स्मॉलर देन आर का मतलब अगर आर हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर से छोटा है तब हमारा रो कितना है, इतना है, और आर हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर से ज़्यादा है तो रो हमारा 0 है, यानी बाहर की तरफ। तो जाहिर सी बात है बाहर की तरफ हमारा कोई सा भी चार्ज नहीं होगा। अब हमसे ये कह रहा है कि व्हेन आर इज स्मॉलर देन आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ, सेंटर ओ से एक डिस्टेंस दी गई है, आर आपको फिगर भी दे दिया गया है यहाँ पर, यानी कि इस पॉइंट पी पर, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी, इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है कि E डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू, मतलब E डॉट डी एस क्या होता है, फाई होता है, फ्लक्स, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q नेट, ठीक है ना, Q नेट इनसाइड द सरफेस, जो सरफेस हम कंसिडर करेंगे उस सरफेस के अंदर जो Q नेट होगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू फाई होता है, और फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट डी एस होता है। बात समझ में आ गई हो, ये तो गॉस थ्योरम है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइनली हमें Q नेट कैलकुलेट करना है। Q नेट कैसे आएगा, जैसे कि हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से होते हुए एक सरफेस बनाएंगे, इस पॉइंट से होते हुए हम क्या करेंगे, एक सरफेस बनाएंगे, ये सरफेस हमने बना दिया। तो इस सरफेस से पास होने वाला जो भी फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, E डॉट डी एस हो जाएगा, और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा Q नेट अपन एप्सिलॉन नॉट के। मतलब इसके अंदर जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज हमारा Q नेट हो जाएगा,
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू फ्लक्स यानी कि ई डॉट डी एस। तो हम अब हमारा मेन टारगेट क्या है यहाँ पर, मेन टारगेट यह है कि क्यू नेट कैलकुलेट करना है। मेन टारगेट क्या है, क्यू नेट कैलकुलेट करना है। तो क्यू नेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी सर्टेन डिस्टेंस आर पर हम क्या कंसिडर कर लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंटल रिंग कंसिडर कर लेंगे, मतलब रिंग नहीं, मतलब स्फीयर कंसिडर कर लेंगे, ठीक है ना। सॉलिड स्फीयर नहीं, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर नहीं, हॉलो स्फीयर कंसिडर कर लेंगे जिसका रेडियस आर होगा और जिसकी विड्थ डी आर होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर डी आर विड्थ का हम कोई भी हॉलो स्फीयर कंसिडर करते हैं तो इस डी आर विड्थ की जगह पे जो हमारी डेंसिटी है वो लगभग कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डेंसिटी आर के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हम जानते हैं कि रो नॉट अपन इंटू 3/4 माइनस आर अपन आर हो जाएगी। आर तो हमारा कांस्टेंट रहने वाला और आर हमने लिया हुआ है तो आर ही हो जाएगी डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, चार्ज इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू, यानी डी क्यू इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी तो हमारी क्या है, रो नॉट इंटू 3/4 माइनस आर अपान आर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये जो स्फीयर है हमारा, इसका जो हमारा सरफेस एरिया होगा और सरफेस एरिया में डी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उसका जो हमारा हॉलो स्फीयर है उसका टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। बात समझ में आ रही ना, मतलब ये सरफेस की वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं। एक स्फीयर ऐसे है, एक स्फीयर ऐसे है, दूसरा स्फीयर ऐसे है और उसका थिकनेस कितना है, डी आर है, उसका थिकनेस है डी आर। तो अगर मैं उसका सरफेस एरिया निकाल लूँ, सरफेस एरिया में उसके थिकनेस डी आर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वॉल्यूम निकल जाएगी, ये वॉल्यूम निकल जाएगी। और वही वॉल्यूम हमें चाहिए क्योंकि वही उसी बस उतनी ही वॉल्यूम के लिए जो हमारी डेंसिटी है वो डेंसिटी कितनी है, इतनी है। तो फिर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4πr², ये तो सरफेस एरिया हो गया, इंटू डी आर, डी आर क्या हमारा थिकनेस है, तो ये हमारी टोटल वॉल्यूम हो गई। अब ये हमारा डी क्यू हो गया। अब इसी डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के आर तक इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। ये जो टोटल चार्ज है हमारा वो टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल चार्ज कहाँ से कहाँ तक, 0 से आर तक, तो हमारा टोटल चार्ज निकल जाएगा ये जो हमने हरे रंग से ये कवर किया हुआ है। तो Q यहाँ से मिल जाएगा हमें। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रो नॉट कांस्टेंट है, रो नॉट को बाहर ले लेते हैं हम, 4π भी कांस्टेंट है, 4π को भी बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर 3/4 इंटू r², तो 3 इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, 3/4 कांस्टेंट है, r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r³ डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 1/4 कांस्टेंट है और r इंटू r² दैट इज इक्वल टू r³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r⁴ डिवाइडेड बाई 4, यही तो होगा ना, r⁴ डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना था, 0 से लेकर के r तक। तो ये हमारा, अब यहाँ से r² कॉमन ले लेंगे तो रो नॉट इंटू 4πr² हमने कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाई 4 भी कॉमन ले लिया। यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर रो नॉट 4π तो पहले से था, r² डिवाइडेड बाई 4 कॉमन लिया है तो यहाँ पर r बचेगा, डिवाइडेड बाई 4 कॉमन ले लिया तो सिर्फ r बचेगा, माइनस यहाँ से एक 4 बच जाएगा 1/4 और यहाँ से r² बच जाएगा, r³ कॉमन लेना था, चाहिए था। चलिए r³ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, r³ कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ से r³ कॉमन लेने पर केवल r बचेगा, तो ये r/4 हो जाएगा और ये मिल गया हमें, क्या मिल गया हमें, चार्ज मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गॉस लॉ लगाएंगे। तो गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना था ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई तो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट ही होगा, सब पूरे के पूरे स्फीयर के लिए हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाता है। ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4πr², मतलब ds का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ds क्या है, छोटा सा एरिया है कोई, अब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4π इंटू r² दैट इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 4πr³ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 माइनस r/4। आ गई होगी बात समझ में आप लोगों को, r/4 कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ ये हो रहा है कि यहाँ पर r है, सॉरी यहाँ पर ये जो है ना ये r है, 4 नहीं है, ये r है, ये भी r है, तो ये भी r है और ये भी r है, ठीक है। सॉरी फॉर मिस कॉन्सेप्ट, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए
फोर्स एक पाई से, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से इसका एक आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर बचेगा इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 4 को इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ से रो नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 माइनस आर बाई आर, ये हो जाएगा हमारा फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर? पॉइंट पी पर। तो आप देखते हैं ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दिया गया है या नहीं दिया गया है। यहाँ पर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट भी है, दिमाग काम नहीं कर रहा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे एप्सिलॉन नॉट भी आएगा एक, तो रो नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस आर अपन आर। कौन सा ऑप्शन है? रो नॉट आर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस आर अपन आर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 दिया गया हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ द ईच कंडक्टर। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये स्टेटमेंट 1 इज द राइट स्टेटमेंट। क्या होता है ना कि अगर हम कोई सा भी कंडक्टर ले लें, ठीक है, तो हम जानते हैं कंडक्टर पर जो भी चार्ज हम देते हैं, इसको हमने क्यू चार्ज दिया, तो क्यू चार्ज क्या हो जाता है ना, पूरा का पूरा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर ये स्फीयर है तो ये इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यानी सभी जगह पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कभी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं ना, तो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कि उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से अब जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं सेंटर पर, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर कंसंट्रेटेड है? सरफेस पर कंसंट्रेटेड है, यानी कि सेम डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर है। तो हम क्या कह सकते हैं? के क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। अब क्या होगा कि थोड़ा सा इधर उधर भी जाएं हम बीच में, तो क्या हो जाएगा? कुछ डिस्टेंस, कुछ चार्ज से डिस्टेंस बढ़ रही है और कुछ चार्ज से डिस्टेंस कम हो रही है। और फाइनली जब इसको देखा जाता है तो यहाँ पर भी जो हमारा पोटेंशियल आता है वो पोटेंशियल के क्यू बाई आर के बराबर ही आता है। तो कभी भी कंडक्टर को अगर हम कोई चार्ज दे रहे हैं तो उसके सेंटर पर, उसके सरफेस पर और उसके बीच में हर जगह पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। और वो किसके बराबर होता है? वो के क्यू बाई आर के बराबर होता है, तो कांस्टेंट ही रहता है। दूसरा रीजन इसका ये है कि इनसाइड द कंडक्टर जब भी हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं, हम जानते हैं कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो इनसाइड द कंडक्टर होता है, मतलब इनसाइड जो प्लेस होते हैं उन सभी जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। सभी जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। तो मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यही हमें याद रखने वाली चीज़ है। और हम जानते हैं कि डेल्टा वी जो है वो ई डॉट डी एल के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो हो गया तो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो डेल्टा वी जीरो का मतलब क्या हो गया? वी टू इज इक्वल टू V1। तो इनसाइड हर जगह पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है किसी भी कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो ये एक दूसरा रीजन भी हो गया। अब तो स्टेटमेंट 1 इज द राइट स्टेटमेंट। हमें ये याद रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पोजीशन इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल, सेम। ठीक है, एंड द सरफेस ऑल्सो, सरफेस पर भी कितना होगा? के क्यू बाई आर के बराबर ही होगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज्ड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो हम ये भी बात मतलब बिल्कुल सही है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और बाहर की तरफ जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, सरफेस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज द ऑल्सो राइट। तो हम कह सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, टू मेटेलिक वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटी ऑफ दीज वायर्स। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ कॉम्बिनेशन इज। तो कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। और हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 अपन सिग्मा इंटू एल बाई ए, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं। अब क्या कह रहा है ये रहा है क्वेश्चन में कि दो कॉइल को क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है, मतलब एक दूसरे से कंबाइन किया जा रहा है। पहले वायर का लेंथ एल ही है, मतलब दोनों सेम लेंथ के हैं, तो ये एल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका भी ए, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब दोनों को क्या किया गया? कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, कंबाइन करने पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो गया, इसका लेंथ एल था, इसका लेंथ एल था। अब टोटल लेंथ कितना हो गया? 2L हो गया।
अब हमसे ये कह रहा है कि इनिशियली इसका जो कंडक्टिविटी था, इसका कंडक्टिविटी सिग्मा 1 था, इसका कंडक्टिविटी सिग्मा 2 था। तो अब बताना है हमें कि इसका सिग्मा इक्विवेलेंट कितना होगा, टोटल कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल कितना होगा, कॉइल कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि जब भी दो कॉइल को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है, कैसे कह रहा है ऐड करने के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में बोला था ऐड करने के लिए, कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी ऐड किया जाता है तो हम जानते हैं आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 प्लस R2 होता है। R1 कितना है, 1 अपान सिग्मा 1 L अपान ए प्लस 1 अपान सिग्मा 2 L अपान ए। यहाँ से हम देख पा रहे हैं 1 अपान सिग्मा 1 प्लस 1 अपान सिग्मा 2 इंटू L अपान ए आ रहा है, क्या, आर इक्विवेलेंट। अब हम इसकी आर इक्विवेलेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू, अब L नहीं लिखूंगा मैं, लेंथ अब 2L हो चुका है, 2L डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो L से A से A कैंसिल आउट होता है, L से L कैंसिल आउट होता है, और हम देख पा रहे हैं कि सिग्मा इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। 2 जब इधर जाएगा तो 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से सिग्मा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है कि एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इज इक्वल टू 440 साइन 100 पाई टी इज अप्लाइड टू ए सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई हेनरी। इफ एन एसी एमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट इट्स रीडिंग विल बी। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि एक हमारे पास एसी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और इसका ईएमएफ दिया गया है 440 साइन 100 पाई टी, और इसको कनेक्ट किया जा रहा है किसी इंडक्टर से, और उस इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ 2 अपान पाई हेनरी। अब कहा यह जा रहा है कि इसमें हमने एक अमीटर लगा दिया, तो अमीटर क्या करेगा, करंट मेजरमेंट करेगा। तो फाइनली हमसे पूछा क्या गया है, सर्किट में करंट का कितना फ्लो हो रहा है, बस यही तो पूछा गया है ना। अमीटर लगाने का मतलब क्या, अमीटर करंट मेजर करेगा, और तो उसकी रीडिंग क्या होगी, कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो हम फाइनली क्या कैलकुलेट करने, कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, बस। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे मतलब सर्किट में केवल इंडक्टेंस है, सर्किट में केवल इंडक्टेंस है, तो उस केस में हमारा जो करंट होता है दैट इज इक्वल टू आई नॉट की जो वैल्यू होती है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई क्या होता है, एक्सएल। एक्सएल क्या है हमारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एक्सएल का फॉर्मूला हम जानते हैं ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कहाँ से मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू हमें दिया गया है, इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा ओमेगा होता है, मतलब जो हम वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वही तो हमारा ओमेगा होता है ना। तो 100 बाई एल की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ 2 पाई, अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई पाई हेनरी, ऐसा यूनिट में दिया गया, डायरेक्टली पुट कर दो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू एक्सएल। आई नॉट की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, ई नॉट कितना दिया गया है 440 डिवाइडेड बाई 100 इंटू अंडर रूट ऑफ 2, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 40 10 से 44 में डिवाइड करेंगे तो 4.4 इंटू, मैं क्या करता हूँ ना, ऊपर भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे 2 हो जाएगा इंटू अंडर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा 2.2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2। तो यानी कि जो हमारा आई नॉट आएगा, आई नॉट 2.2 इंटू 1.414, अंडर रूट 2 की वैल्यू यही होती है ना। तो इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 2 तो ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 14 में कंसिडर कर लेता हूँ उसको, तो 14 2 8 2 और 14 2 28 और 28 टू 30, यानी कि 3.08 अप्रॉक्सीमेटली 3.08 के बराबर आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 हाँ ठीक है, मैंने 14 को कंसिडर नहीं किया है, तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा 0.03, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, मतलब उस अमीटर कितने करंट को मेजर करेगा, 3.11 एम्पियर करंट को मेजर कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 1 हेनरी and resistance 100 ohm is connected to a battery 6 volt, determine approximately
द टाइम elapsed बिफोर द करंट एक्वायर्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस एट स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, एक कॉइल है, ठीक है, जिसके पास क्या है, एक इंडक्टेंस है और दूसरा एक रेजिस्टेंस है। मतलब ये कौन सा सर्किट बना लिया, LR सर्किट। याद आ गया होगा आप लोगों को, कौन सा सर्किट हो गया ये, L और R जुड़े हुए हैं किसी बैटरी से, तो इसने LR सर्किट बना लिया। बैटरी की वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है। इंडक्टेंस कितनी दी गई है, इंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 हेनरी दी गई है और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ओम दिया गया है। अब ये इसने बना लिया LR सर्किट। और चूंकि हम जानते हैं कि LR सर्किट में क्या होता है, जब भी करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है तो करंट जैसे जैसे हमारा इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारा इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो इंक्रीमेंट ऑफ करंट होता है, इंक्रीमेंट ऑफ करंट यानी di/dt होता है, वो लगातार इंक्रीज नहीं डिक्रीज करने लगता है। वो लगातार डिक्रीज करना मतलब रेट डिक्रीज करने लगता है। करंट तो हमेशा इंक्रीज करता ही रहता है, लेकिन रेट क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जिस टाइम पे करंट हमारा कांस्टेंट हो जाता है। कुछ हमारा ऐसा करंट का ग्राफ बनता है विद टाइम टी के साथ करंट का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है और कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है। और यही हमें क्या देता है, आई नॉट का मतलब मैक्सिमम करंट व्हेन ओनली रेजिस्टेंस इज वर्कड। ठीक है, तो इंडक्टेंस के मतलब फिर क्या होगा, ये मतलब मैक्सिमम आई नॉट करंट दे सकता है। और आई नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। यही हमें मैक्सिमम करंट मिलने वाला है। तो ऐसे हमारा रेट क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है, लेकिन करंट हमारा इंक्रीज कर रहा होता है। तो ये हमारा ऐसे ग्राफ बनता है कुछ। तो इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा होता है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। उसका जो इक्वेशन बनता है दैट इज इक्वल टू आई इंटू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का टी अपॉन टाउ। टाउ क्या होता है हमारा, टाइम डी के कॉन्स्टेंट होता है। और टाउ की वैल्यू कितनी होती है, टाउ की वैल्यू होती है एल अपॉन आर। टाउ की वैल्यू क्या होती है, L अपान आर। और L क्या है हमारा इंडक्टेंस है और R हमारा रेजिस्टेंस है। तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू, चलिए अभी L अपान आर ही रहने देते हैं, टाउ ही रहने देते हैं। टाउ कैलकुलेट कर लेते हैं। L कितना है 1 डिवाइडेड बाई R कितना है 100 यानी कि 0.01। टाउ की वैल्यू कितनी हो गई 0.01। अब हमसे ये कह रहा है कि टाइम elapsed बिफोर द करंट एक्वायर्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस, हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पर करंट कितना होता है, आई नॉट होता है, वही आई नॉट दैट इज इक्वल टू वी नॉट अपन आर। ठीक है, स्टेडी स्टेट पर। अब कह रहा है कि हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट, जब करंट अप्लाई मतलब इसका आधा, आई नॉट का आधा जब हो जाएगा करंट, उस टाइम पे कितने टाइम पर ये आधे करंट को अक्वायर कर लेगा। तो टाइम हमें कैलकुलेट करना है और आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2 दिया हुआ है, तो रख देते हैं आई नॉट बाई 2 इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो यहाँ से आई नॉट कैंसिल आउट होता है और ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ को इधर लेकर के आता हूँ मैं। तो ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ को इधर ले आया मैं, तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ ln ले लूँगा। तो जब दोनों तरफ ln लूँगा तो ln ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू ln हाफ। ln हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ln टू दी पावर -1 और -1 आगे आ जाएगा, यानी कि माइनस का ln 2 लिख सकता हूँ मैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो माइनस ln 2 लिख दिया मैंने। अब ln e, ये माइनस टी अपॉन टाउ आगे आ जाएगा और ln e की वैल्यू 1 हो जाती है। मैं इसको फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ln e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ, माइनस टी अपॉन टाउ क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये माइनस टी अपॉन टाउ आगे आ गया और ln e की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इज इक्वल टू माइनस ln 2 की वैल्यू हमें दी गई है, ln 2 इज इक्वल टू 0.693 माइनस से माइनस कैंसिल आउट होता है और यहाँ पर टाउ t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0.693 इंटू टाउ, और टाउ की वैल्यू कितनी है 0.01। ठीक है, 1 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 आएगा। तो ये हो जाएगा 0.693 इंटू 0.01 यानी कि 6.93 मिली सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में कितना आ रहा था 6.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड आता, तो ये 6.93 मिली सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, हमसे ये कहा गया द टाइम इलेप्स्ड बिफोर द करंट एक्वायर्स हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट। मतलब वो कौन सा ऐसा टाइम है जिसके पहले ही अपने हाफ ऑफ स्टेडी स्टेट वाले करंट को अक्वायर कर लेता है, तो वो 6.93 मिली सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। और ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं क्या दिया हुआ है 10 सेकेंड और 7 सेकेंड दिया हुआ है, यानी कि 7 सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बोला हुआ है। ठीक है, बी क्वेश्चन भी है यहाँ पर, बोल रहा है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद कॉइल एट एन इंस्टेंट ऑफ 15 मिली सेकेंड आफ्टर द कॉइल इज आफ्टर द सर्किट इज स्विच्ड ऑन।
मतलब स्विच ऑन जैसे ही करेंगे, जैसे ही जीरो से करंट इंक्रीज होना हमारा स्टार्ट होगा, तो 15 मिली सेकेंड के बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो 15 मिली सेकेंड के बाद हमें करंट की वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ इंटू एल आई ऑफ टी के स्क्वायर के बराबर होगी। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का, एनर्जी स्टोर्ड का ये फॉर्मूला होता है हमारा हाफ एल आई स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, एट टी इज इक्वल टू 15 सेकेंड पर हमें करंट की वैल्यू चाहिए, और उसका स्क्वायर करके एल इंटू हाफ कर देंगे तो हमारी क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर इरेज करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने ये इरेज कर दिया, इतना पार्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारी एनर्जी होगी, एनर्जी स्टोर्ड दैट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एल आई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमें आई की वैल्यू चाहिए, आई एट टी इज इक्वल टू, तो आई का फॉर्मूला हम जानते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान टाउ, यही फॉर्मूला होता है। आई नॉट की वैल्यू कितनी है, वी नॉट अपान आर, वी नॉट अपान आर। तो वी नॉट अपान आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। वी नॉट अपन आर पी कितना है 6, और आर कितना है हमारा 100, तो ये हो जाएगा 0.06। तो ये हो जाएगा हमारा आई नॉट की वैल्यू 0.06 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, टी कितना है 15 मिली सेकेंड दिया गया, कितना दिया गया 15 मिली सेकेंड, यानी माइनस 15 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई टाउ की वैल्यू 0.01 है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.01 से 1.5 बच जाएगा, 1.5 की जगह पे मैं 3/2 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 0.06 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का 3/2, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया ई टू द पावर माइनस 3/2 की वैल्यू 0.25, तो ये 0.06 इंटू 1 माइनस 0.25, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.06 इंटू 0.75, और 0.75 का जब 0.6 में मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए ठीक है अभी इतना ही रहने देते हैं, हम फिर यहाँ पर देखते हैं। तो एनर्जी हमें कैलकुलेट करना था, तो एनर्जी हमें कैलकुलेट करना था, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है 1 हेनरी, तो 1 इंटू ये 0.06 इंटू 0.75 का होल स्क्वायर करने के लिए कह रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ई इज इक्वल टू, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.025 मिली और 1.025 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल के बराबर आ जाएगा। एनर्जी कैसा एनर्जी जूल होती है, तो 1.025 मिली जूल हो जाएगा ये, ठीक है ना, मिली जूल हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं हम कि हमने क्या क्या निकाला, हमने टाइम निकाल लिया लगभग अप्रॉक्सीमेटली 7 मिली सेकेंड, यानी कि सी और डी में से कोई एक सही था, और इसमें से हमारा 1.025 मिली जूल आंसर आ रहा है क्या एनर्जी, तो 1 मिली जूल और 2 मिली जूल, यानी कि 1 मिली जूल के बराबर है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा थियोरेटिकल बेस्ड मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है ना, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। लिस्ट 1 है हमारे पास और लिस्ट 2 है हमारे पास। लिस्ट 1 में हमें रेज दी गई हैं, वेव्स दी गई हैं, डिफरेंट टाइप्स की वेव्स दी गई हैं, और लिस्ट 2 में हमें उनका कुछ एग्जाम्पल, कुछ यूज दिया गया है, और हमें बताना है कि यूवी रेज कहाँ पर यूज होता है, एक्स रेज कहाँ पर यूज होता है, माइक्रोवेव कहाँ पर यूज होता है, इंफ्रारेड वेव कहाँ पर यूज होता है। तो यूवी रेज अगर मैं इनमें से ढूंढूं तो डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, डायग्नोस्टिक में कौन से रेज का यूज होता है, एक्स रेज का यूज होता है। जैसा कि हम रियल लाइफ में हमेशा मतलब एक्सरे कराने जाते हैं, तो इसका मतलब डायग्नोस्टिक, ये तो सबको पता होगा। अब दूसरी चीज़ माइक्रोवेव, ठीक है। तीसरा चौथा दिया हुआ है हमारा इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव का जो वेवलेंथ होता है ना, वो लाइट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब विजिबल लाइट जो होता है हमारा उससे ज़्यादा होता है। तो इसका जो यूज़ है ना, वो इम्प्रूविंग विजिबिलिटी इन फॉगी डेज, इम्प्रूविंग विजिबिलिटी इन फॉगी डेज, मतलब इंफ्रारेड वेव का यूज़ इम्प्रूविंग विजिबिलिटी इन फॉगी डेज में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इनका जो वेवलेंथ होता है ना, वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है ना,
जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेवलेंथ हमारा ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो इसीलिए इंफ्रारेड वेव का जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा वेवलेंथ क्या होता है ना कि ज़्यादा होने की वजह से उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कुछ कम कर देता है, जिससे कि हमें चीज़ें सामने दिखाई दे पाती हैं फॉगी डेज में, ठीक है ना। तो डी को हम 4 से मैच कर देंगे, बी को हम किससे मैच कर देंगे, फर्स्ट से मैच कर देंगे, यूवी रेज। यूवी रेज ये बैक्टीरियल को हार्म पहुंचाने के लिए, बैक्टीरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूवी रेज का यूज़ किया जाता है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में हम यूवी रेज का यूज़ कर सकते हैं। बचा हुआ है हमारा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव को कम्युनिकेशन एंड रडार में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि ए को किससे मैच कर रहे हैं, ए सेकेंड बी फर्स्ट, ए सेकेंड 2 ऑप्शन, बी फर्स्ट पहला ऑप्शन, सी थर्ड, डी फोर्थ, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15।